Hi friends, welcome back to my channel. We have started with Maha revision of NEET और आज हम लोग बात करेंगे एक मेजर चैप्टर विच इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर काफ़ी वास्ट है बट अच्छी बात यह है कि पोटेंशियोमीटर नहीं आने वाला है तो वो पार्ट हम नहीं सीखने वाले। चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट हम लोग स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब और ये वीडियोस को जितना हो सके उतना शेयर करो ताकि सबका भला हो सके। चलो स्टार्ट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट विद द वैल्यू ऑफ करंट और बेसिक फॉर्मूला करंट का होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विच इज डी क्यू बाई डी टी और सिंपल क्यू अपॉन टी, और इसको हम लिख सकते हैं एन ई अपॉन टी वेर एन इज अ नंबर ऑफ चार्जेस। इट कैन बी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी और करंट डिपेंड करता है फ्लो ऑफ चार्ज। इट कैन बी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। सेकेंड पॉइंट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब क्या होता है फिलहाल तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आई अपॉन एन ई ए। अब प्रॉब्लम क्या होता है, तुम लोग फॉर्मूला रट्टा मार लेते हो बट इसमें टर्म्स जो है वो नहीं पता है। एन क्या होता है, तो एन इज नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, ये अलग है। तो इसका वैल्यू पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म में दिया होगा, वो स्मॉल एन होता है। E इज अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, A इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया। इसमें ही करंट पर यूनिट एरिया, ये जो टर्म है इसको हमने डिफाइन किया हुआ है J, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी और ये करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देयरफॉर आई कैन राइट दिस एज जे बार डॉट ए बार। ये इसका वेक्टर फॉर्म लिखा है, ये वेक्टर ये वेक्टर। ओके आगे बढ़ते हैं। करंट डेंसिटी को ही हम यहां से सब मॉडिफाई करके एक फॉर्मूला बनाते हैं सिग्मा इंटू ई। अच्छा सिग्मा क्या है और ई क्या है, तो सिग्मा इज कंडक्टिविटी which is a reciprocal of resistivity and E is electric field intensity। ये J का डायरेक्शन, J का वैल्यू, इसके लिए ये वेक्टर ये भी वेक्टर, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं सिग्मा इंटू ई बार। देखो मोस्टली इस पे क्वेश्चंस जो आते हैं बहुत रेयरली पूछते, लेकिन बेसिक पता होना चाहिए क्या है। एक टर्म जो एक बार पूछा था विच इज मोबिलिटी, और मोबिलिटी का वैल्यू होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन ई। ये मोबिलिटी का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है इसमें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या है, जे का क्या है और म्यू का क्या है। इसमें एक और बात बता देता हूं कि जब कोई वायर का थिकनेस, समझो ये वायर है, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहां से ये वायर थिन हो गया, इसके बाद इसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो गया, ये A2 ये A1। तो जब वायर का थिकनेस चेंज होता है तो कौन सा क्वांटिटी चेंज होता है, तो करंट अगर मेरा I फ्लो रहा है तो यहाँ पे भी I ही फ्लो होगा, करंट चेंज नहीं होता है। करंट डेंसिटी चेंज होता है, करंट डेंसिटी दैट इज करंट पर यूनिट एरिया चेंज होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज हो सकता है क्योंकि एरिया अगर कम हो गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा। तो याद रखना यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग है। कहाँ पे ज्यादा होगा, तो जहाँ पे एरिया ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम, एरिया कम ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा। दिस वाज द बेसिक अबाउट फॉर्मूला। लेकिन अब से कोई चैप्टर चालू करता हूं मैं और इट स्टार्ट विथ ओम्स लॉ। अब सबको आता है सर ओम्स लॉ, हमको पता है, नहीं पता तुम लोग को।
तुम लोगों को सिर्फ फॉर्मूला पता है V इक्वल टू IR, लेकिन इसके अंदर जो टर्म्स है ना वो समझ लो, और वो क्या होता है, V is not potential, it is potential difference and it can be positive और नेगेटिव, ये दोनों हो सकता है पोटेंशियल डिफरेंस। करंट पता है I क्या है, और ये भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, और R विच इज रेजिस्टेंस ये सिर्फ पॉजिटिव होता है, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड I, ये V और I दोनों पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, तो R का वैल्यू डिपेंड करता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब मटेरियल पे, लेंथ ऑफ द वायर पे, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, ये इन लोगों पे डिपेंड करता है। अच्छा, इसके बारे में मैं बाद में आता हूँ, पहले एक बार ओम्स लॉ बता देता हूँ कि कैसे अप्लाई करना होता है। तो अगर ये R है, यहाँ पे वोल्टेज है V1, यहाँ पे वोल्टेज है V2, और करंट ऐसा मार्क किया अगर हमने, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस में लिखूंगा V1 माइनस V2, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसके लिए V1 माइनस V2 इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, करंट I इंटू रेजिस्टेंस R। ये ओम्स लॉ लिखने का मेथड है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू I इंटू R। आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जब हम फाइंड करते हैं तो एक और बात याद रखना है कि अगर कोई रेजिस्टेंस दो या उससे ज़्यादा कनेक्टेड है तो R1 R2 यहाँ पे I सीरीज में करंट हमेशा सेम रहेगा, और वोल्टेज डिवाइड होता है तो यहाँ पे दो अलग अलग वोल्टेजेस मिलेंगे V1 एंड V2, IR1 IR2, जिसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, वो रेजिस्टेंस लेना होता है, वो करंट जिसमें से फ्लो हो रहा है, ये वैल्यू याद रखना। अच्छा, मैं आता हूं नेक्स्ट पे, पहले मैं इस पे बात करता हूं, R इज इक्वल टू रो L बाई A। इसको दो तरीके से यूज करना है हम लोगों को। पहला, when wire is stretched, जब वायर स्ट्रेच करेंगे तो याद रखना, वायर स्ट्रेच करते तो वॉल्यूम सेम रहता है, तो इसको इन टर्म्स ऑफ अगर वॉल्यूम लिखना है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लिखना है तो मेथड समझो, मैंने इसको A से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये वॉल्यूम बना, डिवाइड बाय ये A स्क्वायर बना, एरिया से मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर मैंने लेंथ से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये फॉर्मूला बना रो L स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो जैसे ही क्वेश्चन में आएगा ना वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, मतलब आपको या तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। फिर डिपेंड करता है एरिया दिया है कि लेंथ दिया है। तो व्हेन वायर इज स्ट्रेच्ड R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, मतलब R2 बाय R1 इज इक्वल टू L2 बाय L1 द होल स्क्वायर व्हेन वायर इज स्ट्रेच्ड। या फिर ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा R2 बाय R1 इज इक्वल टू A1 बाय A2 द होल स्क्वायर। जनरली क्रॉस सेक्शन एरिया जब हम लोग लिखते हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया इज अ सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस के टर्म में अगर लिखना है तो इट इज R1 बाय R2 रेज टू 4। ये तीन मेथड है, डायमीटर भी दिया तो रेडियस के टर्म में यही रहने वाला है। तो व्हेन वायर इज स्ट्रेच्ड, या तो बोलेंगे वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, तो आपको ये रिलेशन यूज करना है। नेक्स्ट, व्हेन वायर इज कट, तो जब वायर कट करेंगे तो सिंपली R प्रोपोर्शनल टू L होता है, दैट मीन्स R1 या R2 बाय R1 इज L2 बाय L1, और एरिया के साथ रिलेशन एरिया के साथ रिलेशन A1 बाय A2। ये दो मेथड है। अच्छा, अब एक और चीज, क्या R
आर का वैल्यू मास पे डिपेंड करता है क्या, मास ऑफ द वायर पे? तो आंसर है हाँ, मास ऑफ द वायर पे भी डिपेंड करता है। तो वॉल्यूम को हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी और मास के टर्म में। तो वी हैव यहाँ पे डेंसिटी, अब डेंसिटी को मैं d लिख रहा हूं, डेंसिटी इज मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बन जाएगा मास बाय डेंसिटी। तो यहाँ पे बना देयरफॉर R इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर, इधर आ गया ऊपर मास और नीचे आ गया ऊपर आ गया डेंसिटी और नीचे आ गया मास। सो आई कैन राइट R प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर बाय M, ये भी रिलेशन है और इस पे भी क्वेश्चन पूछते हैं, ये मास के साथ रिलेशन। ऐसे ही यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वॉल्यूम को मास अपॉन डेंसिटी और कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है क्या है, लेकिन इतने वैरायटी है, व्हेन वायर इज स्ट्रेच, वायर इज कट और मास के साथ रिलेशन। ये आर के बारे में बात कर लिया मैंने, ये ओम्स लॉ बता दिया, बेसिक फॉर्मूला बता दिया। नाउ इसके बाद होता है सीरीज पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, तो वो सीखते हैं अभी। चलो स्टार्ट करते हैं। सीरीज पैरेलल कनेक्शन, अब बहुत इजी है, डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हुए सीरीज पैरेलल के लिए। आज सिर्फ हम थोड़ा सा बेसिक करेंगे। हर रजिस्टर के पास दो टर्मिनल होते हैं, ये एक टर्मिनल, ये दूसरा टर्मिनल, ये एक टर्मिनल, ये दूसरा टर्मिनल। अब इंपॉर्टेंट बात, सीरीज कनेक्शन में दोनों का सिर्फ एक एक टर्मिनल ही कनेक्टेड होगा, ओनली वन टर्मिनल इज कनेक्टेड एंड बीच में से कोई भी वायर नहीं होगा, मतलब इधर इधर ऐसे ऐसे किधर भी नहीं जा रहा होगा, दैट इज सीरीज कनेक्शन। वापस बोलता हूं, इंपॉर्टेंट बात है, दोनों का सिर्फ एक एक टर्मिनल कनेक्टेड होगा और बीच में से वायर नहीं गया होगा, तो वो सीरीज कनेक्शन होगा। जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा याद रखोगे तो काम फटाफट होगा और कितना भी बड़ा डायग्राम होने दो, कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। तो सीरीज कनेक्शन, एक एक टर्मिनल कनेक्टेड, बीच में से वायर नहीं, दैट इज सीरीज। पैरेलल कनेक्शन, तो दोनों टर्मिनल कनेक्टेड होते हैं इसमें। कौन से दोनों, तो समझ लो, ये R1 R2 बना दिया, R1 R2, और इनका टर्मिनल मार्क किया, ये मैंने हाईलाइट किया, ये हाईलाइट किया। देखो अगर इसके पास दो टर्मिनल, इसके भी दो टर्मिनल, तो ये टर्मिनल इससे कनेक्टेड है, ये टर्मिनल भी इससे कनेक्टेड है, बीच में से वायर जा रहा है वो चलेगा, बीच में और कोई नहीं होना चाहिए। तो ये पैरेलल में हुए, ये सीरीज में हुए। अब क्वेश्चन ये है, सीरीज और पैरेलल आइडेंटिफाई कर तो लिया हम लोग ने, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी लिखते हैं RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2, लेकिन दोनों में से सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे हम लोग हर बार और दूसरे के जगह पे वायर बना लेंगे। ये RS विच इज R1 प्लस R2 ऐसा ड्रॉ करते हैं। इट इज रिप्लेस बाय सिंगल रजिस्टर, वैल्यू R1 R2, दूसरा वाला वायर के रिप्लेस कर लो, ये वायर बना लिया इसके जगह पे। और जब पैरेलल आइडेंटिफाई होता है तो दोनों में से एक ही ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल R1 ड्रॉ किया, R2 ड्रॉ ही नहीं किया, और ये R1 जो ड्रॉ किया उसका वैल्यू है प्रोडक्ट अपॉन सम, दो रेजिस्टेंस के केस में ही वैलिड है। इंपॉर्टेंट बात ये है, इट इज वैलिड ओनली फॉर टू रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो सर तीन हो गए तो क्या होगा, तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 एंड 1 अपॉन R3, ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, थोड़ी सी और बातें सीरीज पैरेलल के बारे में बता देता हूं। सीरीज में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिवाइड होता है, तो हम लोग यूज करते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल।
अगर V1 फाइंड करना है इसके अक्रॉस, तो जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस फाइंड करना है वो न्यूमरेटर में, दोनों का एडिशन डिनोमिनेटर में, इनटू टोटल वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया होगा वो, दिस इज V। याद रखना, टोटल वोल्टेज जो हमने अप्लाई किया है वो। सिमिलरली यहाँ पे उल्टा होता है, करंट डिवाइड होता है और वोल्टेज सेम रहता है। तो अगर करंट डिवाइड होता है तो यहाँ पे करंट डिवीजन रूल यूज करते हैं। अब करंट डिवीजन रूल क्या बोलता है, अगर यहाँ से I1 है, यहाँ से I2 है और टोटल करंट I आ रहा था, तो I1 ढूंढने का मेथड क्या है, इसके पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है वो न्यूमरेटर में, दोनों का एडिशन डिनोमिनेटर में, इनटू टोटल करंट। ये हम लोग यूज करेंगे दोनों फॉर्मूला मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। तो थोड़ा सा याद रखना कि क्या है, करंट डिवीजन रूल कैसा होता है, वोल्टेज डिवीजन रूल कैसा होता है, इससे काम फास्ट होने वाला है अपना। ठीक है, तो दिस वाज सीरीज पैरेलल कनेक्शन। लेकिन कभी कभी कनेक्शन होते हैं नाइदर सीरीज नॉर इन पैरेलल, तो हम लोग को जाने का व्हीटस्टोन के पास। अब मैं व्हीटस्टोन भी यहीं पे सिखा रहा हूं, व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। ये इसके पास कब जाना है आपको, तो जब वो कोई भी रेजिस्टेंस सीरीज में नहीं होगा और कोई भी पैरेलल में नहीं होगा, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के पास जाना है। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही पॉपुलर व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया मैंने, इसमें कोई भी रेजिस्टेंस सीरीज में नहीं है, कोई भी पैरेलल में भी नहीं है। अच्छा, ट्राई कर लेते हैं, ए और ये बी। समझो यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दिया मैंने, सी और ये डी। अब R1 और R2 के बारे में सोचते, एक टर्मिनल कनेक्टेड है लेकिन बीच में से वायर जा रहा है, तो सीरीज में नहीं है। एक मिसकॉन्सेप्ट होता है कि सीरीज में नहीं है तो पैरेलल में आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। इट कैन बी नाइदर सीरीज नॉर पैरेलल। देखो इसके दूसरे टर्मिनल कनेक्ट नहीं हो रहे, ये बीच में आ रहा है R4, मतलब ये सीरीज में भी नहीं है, पैरेलल में भी नहीं है। सिमिलरली R2, R3, R4 के R5 किसी के साथ भी कुछ भी देख लो, नाइदर सीरीज नॉर पैरेलल मिलेगा। तो हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई करते हैं। अभी व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे अप्लाई करने का इसमें, तो ये ऊपर वाले दोनों जो है दैट इज R4 एंड R5 दोनों को मल्टीप्लाई करो, R1 और R3 ये बाजू बाजू वाले को मल्टीप्लाई करो, और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट ये सेम आ गए दोनों प्रोडक्ट, तो R2 को हम रिमूव कर देंगे। और जैसे ही R2 रिमूव हुआ, अब R4 और R3 सीरीज में हो गया, R1 और R5 सीरीज में हो गया, फिर दोनों एक दूसरे को पैरेलल हो जाएंगे। तो दिस इज द व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। प्रोडक्ट से याद रखना है हर बार, प्रोडक्ट से। सर हमारा तो व्हीटस्टोन ब्रिज कुछ अलग दिख रहा था, यस तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज भी बना लेता हूँ, ये वही है, सिर्फ बनाने का मेथड अलग है। तुम पतंग शेप में बनाते थे, मैंने हॉरिजॉन्टल शेप में बना दिया। ये व्हीटस्टोन ब्रिज था, R1, R2, R3, R4 एंड R5। तो अगर ऐसे है तो कंडीशन कैसे है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये देखो मैंने ऊपर नीचे का क्रॉस, ये साइड साइड का किया। वैसे ही R1 मल्टीप्लाई होता है R3 से, R2 मल्टीप्लाई होता है R4 से। सो R1 इंटू R3 इज इक्वल टू R2 इंटू R4। दिस वॉज व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। अगर ये सेटिस्फाई हुआ, R5 को निकाल देंगे और फिर सीरीज पैरेलल हो जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज कितने टाइप के होते हैं, कितने होते हैं, वो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के पोस्ट किया हुआ है, प्लीज गो थ्रू इट फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज डिटेल्स। तो डिटेल आपको वहीं से मिलेगा। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, कब यूज करना है वो जरूरी है। हम क्या करते हैं, कभी भी व्हीटस्टोन ब्रिज लगाते हैं और आंसर रॉन्ग आता है। लेकिन सीरीज पैरेलल में जब कोई नहीं होगा तो ही आप व्हीटस्टोन ब्रिज के पास जाओगे, अदरवाइज नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। ये सीरीज पैरेलल था, ये रेजिस्टेंस के बारे में था सीरीज पैरेलल। ओके,
ये था सीरीज पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। वैसे ही सीरीज पैरेलल सेल का भी आएगा, बाद में देखते हैं। पहले दूसरी बातें डील कर लेते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज अगर हमने सीख लिया तो उसका एक एप्लीकेशन भी समझ लेते हैं, दैट इज मीटर ब्रिज। वेरी इंपॉर्टेंट। अब मीटर ब्रिज अरेंजमेंट बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज ही होता है। इसका कोई भी क्वेश्चन आने दो, आपको ड्रॉ करना है मिनी मीटर ब्रिज। अगर ये कर लिया आपने तो फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ लो मिनी मीटर ब्रिज ड्रॉ कैसे करना है। तो देयर विल बी 3 कॉपर स्ट्रिप, कुछ ऐसे 2 एल शेप में और एक हॉरिजॉन्टल। अब क्वेश्चन में बोलेगे लेफ्ट गैप में कुछ है, राइट गैप में, तो जो जैसा बोलेगे लेफ्ट गैप में सीरीज में है, पैरेलल में, वैसा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लेंगे। राइट गैप में भी जो बोलेगे वो वैसा कनेक्शन कर लेना है। R2 एक वायर होगा A से B तक का और इसका लेंथ होगा 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। एक गैल्वेनोमीटर होगा और एक स्लाइडिंग की होगा जिसको जॉकी बोलते हैं। स्लाइडिंग की को डिफरेंट पॉइंट पे टच करना है। एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, दैट इज कॉल्ड नल पॉइंट, और इसमें मेथड का नाम है नल डिफ्लेक्शन मेथड। तो क्वेश्चन में बोलेंगे नल पॉइंट इज ऑब्टेन 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट, जितना भी होगा, मैं यहाँ पे L1 नाम देता हूं, तो ये हो जाएगा 100 माइनस L1, क्योंकि मुझे पता है ये 100 सेंटीमीटर का है, तो एक साइड का दिया होगा दूसरा मिल जाएगा, या तो एक ढूंढना होगा तो ये वैल्यूज दिए होंगे। अब फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना है। मीटर ब्रिज का जब क्वेश्चन होगा तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। सो R1 इंटू 100 माइनस L1 इज इक्वल टू R2 इंटू L1। ये फॉर्मूला डालेंगे, आंसर आ जाएगा। अब नल पॉइंट अगर सेंटर में आएगा, दैट इज 50-50%, तो ये दोनों सेम ही होगा हर बार। नल पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायामीटर ऑफ द वायर। ये वायर का डायामीटर क्या है वो मैटर नहीं करता। अगर तुमने वायर चेंज करके डबल डायामीटर का लगाया, ट्रिपल डायामीटर का लगाया, तो भी नल पॉइंट तो अपने जगह पे ही रहेगा। अगर R1 का वैल्यू मैंने बढ़ाया, तो L1 दैट इज नल पॉइंट शिफ्ट होगा राइट साइड में, मतलब लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस जब बढ़ाते हैं तो नल पॉइंट शिफ्ट होता है राइट साइड। कैसे? तो R1 प्रोपोर्शनल टू L1, तो R1 बढ़ाया, L1 बढ़ाया, नल पॉइंट शिफ्ट होते जाएगा राइट साइड पे। सिमिलरली R2 बढ़ाया तो 100 माइनस L1 बढ़ेगा तो नल पॉइंट शिफ्ट होगा लेफ्ट साइड पे। तो याद रखने का, जो साइड का रेजिस्टेंस बढ़ाओगे उसके ऑपोजिट साइड नल पॉइंट शिफ्ट होगा। उल्टा कम करूंगा R1 तो नल पॉइंट लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, R2 कम करूंगा तो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये मीटर ब्रिज के बारे में कोई भी क्वेश्चन कितना भी बड़ा आने दो, अगर आपने ये बना दिया, जितनी बार वो बोलेगा कि ये चेंज हुआ, ड्रॉ करने का आंसर आएगा हर बार। इसके प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल होते हैं, सब डिटेल्स दिए होते हैं, सिर्फ फाइंड करना होता है अपने को। तो ये एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज भी मैंने साथ में कवर कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब इस पे मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं ना वो सिंपल कैलकुलेशंस पे होते हैं, लेकिन हम इसको पता नहीं बहुत बड़ा बना दिया है। सिंपल कैलकुलेशन कैसे याद रखने का, तो देख लो, R ऑफ T मतलब रेजिस्टेंस एट सम टेम्परेचर T इज इक्वल टू R0 दैट इज रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री 1 प्लस अल्फा T। इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वही यहां पे लिखना होता है।
इन दोनों में जो डिफरेंस है, यहाँ पे 0 है, t माइनस 0, ये डिफरेंस यहाँ पे लिखना है। और अल्फा इज अ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अच्छा, दूसरा मेथड इसका, R2 लिखा अगर और R1 लिखा तो 1 प्लस अल्फा, डिफरेंस क्या आएगा, T2 माइनस T1, ये फॉर्मूला बनेगा। अच्छा, तो इसमें ढूंढना क्या होता है, देखो प्रॉब्लम्स को समझ लेते हैं। R2 टेम्परेचर होगा कुछ, R1 कुछ टेम्परेचर होगा, 1 जो लिखा है टेम्परेचर, नीचे जो लिखा है वो टेम्परेचर होगा मेरा, और अल्फा ढूंढना होगा। अगर अल्फा ढूंढना है तो फॉर्मूला रीअरेंज करके लिखा मैंने, RT माइनस R0 इंटू T, ये एक में फॉर्मूला। और इससे मुझे टेम्परेचर कोएफिशिएंट का यूनिट मिल गया पर डिग्री सेल्सियस, ये टाइम नहीं है, ये टेम्परेचर है। और पर केल्विन, ये भी चलेगा। इसको ही हम लोग ऐसा लिख सकते हैं DR, दैट इज चेंज इन रेजिस्टेंस, और नीचे ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू DT, चेंज इन टेम्परेचर, ये भी लिख सकते हैं। तो कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए क्या देंगे, R एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो आपको अल्फा ढूंढने का मेथड ये होगा। ये सिंपल है, एक एग्जांपल लेता हूं ताकि और क्लियर हो जाए तुम लोगों को। दैट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री इज 5 ओम एंड रेजिस्टेंस एट 100 डिग्री इज 10 ओम। फाइंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो क्या करना होता है अपने को, RT मतलब R100 लिखूंगा मैं 10 ओम, और R0 लिखूंगा मैं 5 ओम, नीचे टेम्परेचर लिखने का। इससे काम क्या होता है, मैं ये सब नहीं याद रखूंगा, मैं पहला वाला याद रख लूंगा, R of 100 इज इक्वल टू R of 0 लो टेम्परेचर प्लस अल्फा, टेम्परेचर डिफरेंस है 100। अब देखो ये दो सब पता है अपने को, अल्फा मिल जाएगा, काम हो गया। ये ऐसा लिखते हैं। अब अल्फा का वैल्यू पे आते हैं। अल्फा का वैल्यू दो होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। दैट इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट अल्फा पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और एक नेगेटिव मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम होगा, दैट इज नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो पॉजिटिव कभी होता है, नेगेटिव कभी होता है, तो याद रखने का, कंडक्टर्स जो होते हैं उनके पास होता है PTC, दैट इज पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये अल्फा का मतलब होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और नेगेटिव किसके लिए होता है, तो सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव होता है, NTC मटेरियल है वो, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट मटेरियल। अब PTC मटेरियल का ग्राफ अगर ड्रॉ करना है मुझे टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। और NTC मटेरियल का ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो ये ऐसा होने वाला है। सर NTC PTC का अभी क्या करना गया है, तो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये है थर्मिस्टर। सर अभी ये क्या है, तो थर्मिस्टर में दो नाम छुपा है, थर्म और स्टर। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है ये, और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस जब बनाते हैं तो जनरली सेमीकंडक्टर का बनाते हैं। थर्मिस्टर आर बेसिकली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। सेमीकंडक्टर मटेरियल है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इन दोनों मटेरियल से जब बनाते हैं रजिस्टर तो दैट इज कॉल्ड थर्मिस्टर। एक और होता है सेंसिस्टर, बट इट इज नॉट इन द सिलेबस, तो मैं बात नहीं करूंगा। हम लोग को सिर्फ थर्मिस्टर पता होना चाहिए कि क्या होता है। थर्मिस्टर टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, ऐसा रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड थर्मिस्टर। एक होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। पूरे क्वेश्चन में अगर किसी ने ऐसा बनाया R, तो ये वेरिएबल रेजिस्टर है, मतलब इसका वैल्यू चेंज हो सकता है, इसका मतलब होता है। तो ये था टेम्परेचर डिपेंडेंट मीटर रेंज, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं अभी।
कलर कोड नहीं है तो कलर कोड में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब इम्पॉर्टेंट बात अभी है, एक केवीएल सीखना है अपने को, टेक्निक क्या होता है केवीएल अप्लाई करने का। दूसरी बात जो सीखना है दैट इज सेल्स इन सीरीज पैरेलल सीखना है। ये दो इम्पॉर्टेंट बातें अभी सीखनी है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, कैसे अप्लाई करना है। अब कब अप्लाई करने का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको डायग्राम में दो उससे ज्यादा सेल कनेक्ट हुए दिखे और अरेंजमेंट कुछ ऐसा मिलता है हम लोगों को, ये मैंने एक डायग्राम बनाया, इसमें मल्टीपल सेल्स है और रजिस्टर है, तो केवीएल यूज करना ही है आपको। अब अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको कुछ नंबर दे देते, 1 2 3 4 5 6 और इसको 3। ज़्यादा बड़े नंबर लेके कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा। 10 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट ऐसा लगाया। अब आपका मेथड मैं जो बता रहा हूं वो ही करके आना है। सबसे पहली बात, लेफ्ट कॉर्नर से, लेफ्ट कॉर्नर मतलब लेफ्ट से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट स्टार्ट करना है। इसको नाम देने का I1। ये सेल कैसे लगा है वो आपको देखना नहीं है, उल्टा सीधा कुछ भी लगा होने दो। लेफ्ट कॉर्नर से चालू करोगे I1। यहाँ पे जो 6 ओम है ये लूप 1 और ये लूप 2 के बीच में 6 है, तो उसमें पहले नहीं मार्क करने का, बाजू वाले में पहले मार्क करूंगा, दैट इज I2। तो I1 में से I2 उधर गया तो यहाँ पे बचा I1 माइनस I2 और यहाँ से गया I2, ये I2 और यहाँ से आया I1 माइनस I2 तो यहाँ पे आया I1। ये अपने आप सारे करंट हो जाएंगे। याद रखना जितने कम वैल्यूज लिखोगे उतना अच्छा है। ये पहला स्टेप है, करंट मार्क किया, करंट जैसा मैंने बोला है वैसा ही मार्क करोगे। पहले I1 स्टार्ट होगा, ये जो बीच में होता है दो लूप के उसमें I1 माइनस I2 ही होना चाहिए। अब तुम्हारा सिलेबस ऐसा है कि तुमको दो लूप से ज्यादा नहीं आने वाले हैं तो ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स मैं बताने जा रहा हूं। I1 I2 और इक्वल टू I1 I2 और इक्वल टू, दो इक्वेशन ही बनेंगे इसके, ये दो इक्वेशन बना लिए सॉरी। अब I1 के आगे प्लस और I2 के आगे इधर प्लस और इधर माइनस कर दो। पहले I1 I2 लिखा, प्लस प्लस माइनस माइनस। नाउ दिस इज लूप 1, इसको लूप 1 नाम दिया है क्योंकि 1 चालू किया हमने। इसमें जितने रेजिस्टेंस है सबको ऐड कर दो, ऐड चालू करते 2 फिर 6 8 प्लस 3 11 प्लस 1 12, तो ये मैं 12 यहां लिख दूंगा 12। पहला काम लिखा 12, इनके सारे रेजिस्टेंस ऐड कर लिए। फिर लूप 2 के सारे रेजिस्टेंस ऐड कर लो, तो 3 प्लस 4 7 7 प्लस 5 12 12 प्लस 6 18, तो ये मैंने 18 यहां पे लिखा। उसके बाद कॉमन रजिस्टर जो दोनों लूप में है वो है 6, तो यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे आ गया 6। और अब इक्वल टू के बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, जिधर जिधर सेल है वहां वहां रुकना है। यहां से गए ये +2, यहां से गए +10, तो आंसर आया 12, वापस पहुंच गए। यहां से चालू करते हैं -3 और ये प्लस से माइनस -5। रूल्स अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बोल देता हूं, माइनस से प्लस जाते हैं तो प्लस और प्लस से माइनस जाते हैं तो माइनस।
तो ये इक्वेशन बन गए और इसके बाद तुमको पता है कि कैसे डील करना है। इसका भी ट्रिक्स जो मैंने अभी सीखा है, इसका ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, यू कैन रिफर दैट वीडियो ऑल्सो। तो ये मेरे इक्वेशन आ गए। इसके आगे सॉल्व करने का मेथड मेरा थोड़ा सा अलग है, आप लोग का अलग हो सकता है। मैं अपना मेथड बता देता हूँ कि क्या होता है। हम लोग मेथड यूज करते हैं डिटर्मिनेंट, इससे फास्ट मेथड नहीं है। डिटर्मिनेंट मेथड इज द फास्टेस्ट मेथड, क्योंकि इसमें मुझे इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलो I1 और I2 ढूंढना है। डिटर्मिनेंट, अच्छा छोटा डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं बाद में सिखाता हूँ, पहले इधर वैल्यू लिखता हूँ। I1 I2 के बाजू में जो जो नंबर है वो लिख देंगे, दैट इज 12 -6 -6 18, 12 -6 -6 18। अब I1 जब लिखना है तो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, सेकंड कॉलम इधर से कॉपी किया। I2 जब लिखना है तो फर्स्ट कॉलम कॉपी कर लिया और सेकंड कॉलम नहीं लिखा। इतना भर देना है पहले। अब उसके बाद ये जो छोड़ दिया उसमें आपको RHS लिखना है, दैट्स इट। 12 - 5 एंड दिस इज 12 - 5। और छोटा डिटर्मिनेंट तुम लोग को पता है कैसे सॉल्व करते हैं। अभी फिलहाल रैंडम नंबर लिखे, इसके लिए मुझे नंबर थोड़े से बड़े दिख रहे, लेकिन अपना क्वेश्चन इतना बड़ा नंबर से नहीं होता तो काम इजीली हो जाएगा। तो दिस वाज अबाउट KVL। KVL इज बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये भी याद रख लेना, इट इज बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दूसरा होता है KCL, किरचॉफ करंट लॉ। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में सिंपल ये याद रखने का, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। सिंपल, अगर ऐसा याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। एक ऐसा डायग्राम बना लिया और इसमें रैंडम करंट मार्क कर लेते हैं। लेट से 20 एम्पियर, यहां पे गया 5 एम्पियर, समझो यहां पे गया 3 एम्पियर, यहां से कुछ आ रहा है लेट से 8 एम्पियर, और हमको क्वेश्चन पूछा भाई यहाँ पे कितना होगा। तो देखो आइडिया सिंपल है, यहाँ से ये आ रहा है, ये इनकमिंग है, 20 आया, उसमें से 5 इधर चला गया तो बचा कितना, तो वो 15 इधर आ गया। अब 15 इधर आया, इसमें से 3 इधर चला गया तो इसमें कितना बचा, तो 12 एम्पियर। अब इधर से आते, 5 एम्पियर इधर से आया, 8 इधर से आया, 5 यहां से आ रहा है, 8 इधर से आ रहा है, तो यहां पे कितना, तो यहां पे 13 एम्पियर। अब इधर कितना आएगा, तो 12 और 13 का एडिशन, 25 एम्पियर। हो गया काम। बहुत ही इजी होता है, इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग लगा के काम हो जाएगा अगर करंट का ऐसा डायग्राम दिया है तो। ये KCL KVL सिखाने का इंटेंशन क्या है, ताकि हम लोग सेल के बारे में इजीली स्टडी कर सकते हैं, EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस। थोड़ा सा यहाँ चालू करके बताता हूँ कि EMF होता क्या है। तो बहुत लोगों को EMF पता ही नहीं है। पेंसिल सेल सबने देखा है, ये ऐसा पेंसिल सेल देखा है। आज अगर घर पे अगर पेंसिल सेल होगा तो पेंसिल सेल निकाल के देखना, इसमें कुछ वैल्यूज लिखे होते हैं ऐसे। ये क्या लिखा है सर, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान है, और किसी किसी पे A, ठीक है। अब आज आपका एक होमवर्क है, टाइम पास है, सेल निकालो, किसमें से, तुम्हारे रिमोट में से निकालो, उस पे देखो लिखा क्या है, AA कि AAA, ठीक है। उससे आपको पता चलेगा जाड़ा सेल को क्या बोलने का, पतले सेल को क्या बोलने का। वो ठीक है, क्योंकि हमारी आदत क्या है, हम जब दुकान में जाते हैं ना सेल लेने, तो हम लोग बोलते हैं जाड़ा वाला सेल दो, पतला वाला। तो आज से तुम ये नहीं करोगे,
तुम बोलोगे उसको या तो डबल है या तो ट्रिपल है, वो तुम देख के आइडेंटिफाई कर लेना। इंपॉर्टेंट बात इस पे लिखी होती है 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। अब ये जो लिखा है ना वो ईएमएफ है, और इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में जब हम कुछ कनेक्ट करेंगे और इस पे जो वोल्टेज मिलेगा वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, विच इज ऑल्सो कॉल्ड टर्मिनल वोल्टेज। अब ये जो सेल बनता है इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं हम लोग, और ये कैथोड जो होता है, सॉरी एनोड जो होता है, ये रॉड होता है कार्बन रॉड, उसका रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रोलाइट का रेजिस्टेंस। इसके लिए जब भी हम लोग सेल की बात करते हैं तो एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो याद रखने का इंटरनल रेजिस्टेंस इज बेसिकली ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट। बस इतना ही याद रखना है, इलेक्ट्रोलाइट की वजह से इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। अब इनका कैलकुलेशन समझते हैं। एक सेल और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, अच्छा बल्ब बाकी रहेंगे अपने, ये स्मॉल आर, ये ई और ये कैपिटल आर। फटाफट बात करेंगे। दिस इज ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे जो वोल्टेज होता है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, करंट फ्लो होगा आई। अब इन लोग में रिलेशन है E इक्वल टू वी प्लस आई आर, लेकिन इसको रट्टा मारना डेंजर हो सकता है। दिस इज वैलिड ओनली इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग। चार्जिंग करंट होगा तो ये V और E इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रिलेशन है V इक्वल टू आई इंटू कैपिटल R बनेगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। इधर सब्स्टिट्यूट किया तो I का वैल्यू बनेगा E अपॉन R प्लस R। अगर आपने ये याद रखा तो काम इजी होगा, अदरवाइज अप्लाई ओम्स लॉ, केवीएल भी अप्लाई करोगे तो ये सब मिल जाएगा। तो मैं प्रिफर करता हूँ केवीएल, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, डिस्चार्जिंग हो या चार्जिंग हो, केवीएल सब संभाल लेता है। अब क्वेश्चन इस पे जो आने वाला है दैट इज सेल्स इन सीरीज पैरेलल आते हैं। उसके पहले मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर R और R सेम होने चाहिए, दैट इज इंटरनल शुड बी इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। चलो आगे बढ़ते, फटाफट काम करेंगे। सेल्स इन सीरीज, इससे क्या बढ़ता है, तो इससे EMF इंक्रीजेस, करंट सेम रहता है सीरीज में। तो कितने भी सेल लगा दो आंसर वही आएगा। तो अगर मेरे पास n नंबर ऑफ सेल्स है और ऐसे मैंने कनेक्ट कर लिए इसको, तो इसका टोटल EMF विल बी इक्वल टू n टाइम्स E। इसका टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी n टाइम्स R। और इसमें से अगर करंट पूछा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, करंट का वैल्यू NE अपॉन R प्लस NR इफ इट इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। रट्टा नहीं मारना है, EMF ऐड होते जाएगा तो NE, इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड होते जाएगा तो NR, यहाँ पे NE, यहाँ पे NR, और R तो R ही रहेगा। फॉर मैक्सिमम पावर R शुड बी इक्वल टू NR, ये सीरीज में। लेकिन सीरीज में एक ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? इफ वी हैव n नंबर ऑफ सेल्स, या तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, समझो मेरे पास 5 सेल है लेकिन मैंने एक उल्टा कनेक्ट कर लिया। समझो ये E, ये E, ये E, ये E, ये E, सारे वैल्यू E, लेकिन एक उल्टा कनेक्ट करने पे मेरा टोटल EMF कितना हो जाएगा टोटल, तो टोटल EMF विल बी, ये चारों ऐड होगा और एक माइनस करेंगे तो 3E। तो मैं ऐसा लिखता हूँ 5 में से 2 माइनस कर लिए, तो आंसर कंक्लूजन, अगर एक रिवर्स किया तो 2 माइनस करने का, 2 रिवर्स कर लिया 4 माइनस करने का। तो जितने भी रिवर्स करेंगे उतना डबल करके माइनस करना है। मतलब अगर टोटल अपने पास n नंबर ऑफ सेल है, रिवर्स में अगर मैंने स्मॉल n नंबर ऑफ लगाए है, तो टोटल EMF का वैल्यू, टोटल EMF n माइनस 2 टाइम्स स्मॉल n इंटू E हो जाएगा। ये सीरीज में होगा। सीरीज में ये क्वेश्चन आता है, इतने रिवर्स कर दिए तो क्या होगा, इतने रिवर्स कर दिए तो ऐसा होता है। जितने रिवर्स करेंगे उससे डबल माइनस करना पड़ता है टोटल EMF में। ठीक है, पैरेलल में इतना कुछ कंफ्यूजन नहीं है।
पैरेलल कनेक्शन में ईएमएफ सेम रहता है और करंट इंक्रीज होता है, करंट इंक्रीज होता है। अब जब पैरेलल में कनेक्शन करेंगे तो अपने पास रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, तो ईएमएफ तो ई ही रहेगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, और इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वो डिवाइड बाय एन हो जाएंगे इफ देयर आर एन नंबर ऑफ सेल। ये करंट का वैल्यू हो जाएगा। टोटल करंट n टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर एक सेल का करंट I है तो n नंबर ऑफ सेल की वजह से वो n इंटू I हो जाएगा। तो पैरेलल में इतना याद रखना है कि करंट ऐसे फाइंड करेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तब। अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल समझ लेते। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में कुछ सेल सीरीज कुछ पैरेलल ऐसे कनेक्ट कर दिए होंगे। समझो मैंने कुछ ऐसा बना लिया, इसमें there are n number of cells and they are connected in n times। तो इसमें समझो कैसे ढूंढना है। तो ये सेल सीरीज में है तो टोटल EMF विल बी m टाइम्स E, m नंबर है इसके लिए। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, अब इसको समझते, ये सारे m इंटू आर बनाएगा। 2 बार होता तो mr/2, 3 बार होता तो mr/3, तो ये n टाइम्स है तो दिस बिकम mr/n। रट्टा मत मारना, बात को समझ लो। टोटल करंट जो फ्लो होगा इसमें से, तो यहां से अगर एक सेल I देगा, 2 बार लिखा तो 2I होगा, तो n टाइम्स लिखा तो ni बन जाएगा। और इसमें कितने सेल लगे हुए हैं, तो नंबर ऑफ सेल अगर पूछा, नंबर ऑफ सेल, तो वो होगा m इंटू n। अब आगे बढ़ते हैं। करंट अगर फाइंड करना है, ऐसे करंट किया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो आंसर आएगा ME/R प्लस MR/N। ये बनेगा वैल्यू करंट का। एक एक चीज ढूंढ के सब्स्टिट्यूट कर दोगे, काम इजी हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में याद रखना है तुम लोग को। अब इसी में थोड़ा सा मैं बल्ब के बारे में भी बता देता हूं। अगर बल्ब कनेक्शन है तो 2 चीजें दी होगी, पावर और उसका वोल्टेज। इसको बोलते रेटिंग ऑफ द बल्ब, और ये रेटिंग ऑफ द बल्ब से मैं इसका रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं। तो रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। तो जितना ज़्यादा पावर का बल्ब लेके आओगे उतना उसका रेजिस्टेंस कम होगा और उतना ज़्यादा ब्राइट होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस कम तो करंट ज़्यादा होगा। आपको बल्ब में 2 चीज़ें याद रखनी है। सीरीज में जब कनेक्शन होंगे बल्ब्स के, अलग अलग पावर के बल्ब अगर मैंने सीरीज में लगा दिए हैं, P1 P2 P3 सीरीज में, तो जिसका पावर सबसे कम होगा दैट इज P3, ये सबसे ज्यादा ब्राइट दिखेगा और सबसे पहले फ्यूज भी यही होने वाला है सीरीज में। पैरेलल में अगर इसी तीनों को पैरेलल में लगाया तो P1 जिसका पावर सबसे ज्यादा है वो सबसे ज्यादा ब्राइट दिखेगा और सबसे पहले फ्यूज भी यही होगा। और इसमें बेसिक मैंने सिखाया नहीं है, दैट इज पावर का फॉर्मूला, वर्क डन अपॉन टाइम, एनर्जी का फॉर्मूला, दैट यू कैन कैलकुलेट, तो वो मैं नहीं ले रहा हूँ। जो जो इंपॉर्टेंट बातें थी सब मैंने कवर कर लिए। दिस इज अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा ही एक बड़ा चैप्टर हम लोग सीखेंगे कल और उसका नाम होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।